दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष कुमार अभी इतिहास पे बात करने वाला हूँ। इतिहास लूसेंट पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। आपके सामने लूसेंट पुस्तक है ये। और इतिहास सबसे पहले भारत का इतिहास हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, जो लूसेंट पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर लूसेंट पे आपका कंट्रोल है तो किसी भी एग्जामिनेशन को आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश भारत है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक इसका विस्तार है और इसको भारतवर्ष नाम से भी जाना जाता रहा है प्राचीन काल में, जिसका मतलब होता है भारत का देश। राजा भारत का देश। प्राचीन काल में राजा भरत हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल में राजा भरत थे। एक और सवाल है कि भारतवर्ष जो नामकरण है, भारतवर्ष नामकरण कहाँ मिलता है? तो महाकाव्य और पुराणों में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को क्या कहा जाता था? इंडिया को भारतवर्ष। इसके अलावा यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो भारतीय, यानी कि भरत की संतान। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया नाम भारत को किसने दिया? इंडिया को भारत नाम किसने दिया? तो यूनानियों ने। इसके अलावा दोस्तों सवाल है, ये पूछा जाता है कि हिंद या हिंदुस्तान नाम इंडिया को किसने दिया? तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम इतिहासकारों ने या मुस्लिम शासकों ने, ये भी आपका हो सकता है। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय इतिहास को अगर स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो इसको आपको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में 3 भाग में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत का, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। जहाँ तक प्राचीन काल की बात है तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के लगभग 700 ईस्वी के आसपास तक के काल को प्राचीन भारत कहते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत का शुरुआत हो जाता है जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद से लेकर के 1757, यानी अंग्रेजों के शासन के पहले तक के काल को, मुख्यतः मुगल काल तक को मध्यकालीन भारत कहते हैं। और आधुनिक भारत जो होता है 1757, यानी कि अंग्रेजों का जब शासन शुरू हुआ उस समय से लेकर के 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत काफ़ी विस्तार से तो पढ़ना ही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत, जो पहला पॉइंट है, जो पहला मेन टॉपिक है प्राचीन भारत के अंतर्गत। प्राचीन भारत में भी बहुत सारा टॉपिक होगा, तो जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग जानेंगे कैसे? अशोक कौन थे? अशोक के दादा कौन थे? बिंबिसार कौन थे? भारत को भारतवर्ष कहाँ से, मतलब उसका नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? तो स्रोत क्या था, उसी पे बात करेंगे। देखिए, तो स्रोत को मुख्यतः 4 भागों में हम बांट सकते हैं। जो स्रोत है, धर्म ग्रंथ, जो प्राचीन कालीन धर्म ग्रंथ है, वहाँ से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी इतिहास की जो पुस्तकें हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन, जो बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी अगर करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, तो आप लोग इतिहास की पुस्तकों को जानते हैं, तो वही ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा विदेशियों का विवरण, जो विदेशी समय समय पर प्राचीन काल में भारत में आए थे, उनका जो विवरण है वो भी जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। उसके अलावा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हो गया कि प्राचीन जो पत्थर के अवशेष है, जो प्राचीन सिक्कों के अवशेष है, वो पुरातत्व संबंधी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके बाद हम दोस्तों चलिए अब आगे हम कुछ बात करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यहाँ देखिए, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, यहाँ पर हम थोड़ा वेदों की बात करने वाले हैं। आपको पता ही है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संहिता। ये सवाल पूछा जाता है, आप लोग ध्यान यहाँ देंगे जहाँ मैं पेन ये कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए, इसके बाद आप लोग एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखिए। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, यानी भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। इसको आप लोग ध्यान देंगे। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी कृष्ण जी के भी गुरु थे वेद व्यास, ये हैं वेदों के संकलनकर्ता। अगला सवाल है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश। वसुधैव यानी पूरा दुनिया ही अपना परिवार है, ये जो विचार है कहाँ से मिलता है? तो ये विचार वेदों से मिलता है। इसको भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। यानी ये नित्य का मतलब होता है कि वेद सदा सदा से हैं, वेदों का कभी निर्माण ही नहीं हुआ है, ये शुरू से है और आगे भी अनंत काल तक चलेगा। इसके अलावा अपौरुषेय है, यानी इसका निर्माण किसी पुरुष ने नहीं, यानी ये इंसानी कृत नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ने
इसका रचना किया है। इसका अपौरुष का मतलब ये हुआ। चलिए आगे बात हम लोग दोस्तों अब करते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद को हम लोग इसको पहले अच्छे से फिट कर देते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे, पूरा विस्तार से समझने वाले हैं यहाँ पर ऋग्वेद को। चलिए ऋग्वेद आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ऋग्वेद को चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद को कई भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब जैसे कि हमारा भारतीय संविधान ही देखिए, उसमें कितने सारे भाग हैं, कितनी सारी अनुसूचियां हैं, या इवन आप कोई किताब ही लाते हैं, जैसे लूसेंट किताब ही है, तो लूसेंट में पहले इतिहास है, फिर भूगोल है, और इतिहास में भी बहुत सारा चैप्टर है। तो उसी तरह से जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसको तो आप लोग को एकदम रट लेना होगा। ऋचाएँ कितनी है? 10,462। मंडल कितना है? 10। और सूक्त कितना है? 1028। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और समझिए, जो ऋचाएँ हैं 10,462, उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद का परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन आएगा। तो जो ऋचाएँ हैं 10,462, उनका जो सीक्वेंस में अगर आप अध्ययन कीजिएगा, क्रमबद्ध जो उसका ज्ञान को आप संकलित कीजिएगा, तो उसको ही ऋग्वेद कहते हैं। इसके अलावा वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। होत्री कौन थे? तो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको होत्री कहा जाता था। अब देखिए वेद से क्या जानकारी मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, हम आगे बात करेंगे, तो वो जो आर्य थे उनके बारे में कंप्लीट जानकारी, उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था, ऑल टू ऑल उनका धार्मिक स्थिति क्या था, सबकी जानकारी वेदों से मिल जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये है सावित्री को, जो सूर्य देवता हैं। और इसका वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। चलिए अब आगे बात करते हैं, देवता सोम का उल्लेख कहाँ है? तो देवता सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। चलिए अब आगे बात करते हैं 8वें मंडल में क्या है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, यानी हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ हैं, जिनको खील कहा जाता है, और कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 है। चलिए अब आगे बात करते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है 10वां मंडल में, जिसके अनुसार जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए इनकी उत्पत्ति को लेकर के वेदों में क्या वर्णन है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। जो परम पुरुष हैं, जिनको हम लोग परम पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। वेदों में ये बात वर्णित है।